और घायलों के लिए बिछा बिता स्ट्रेचर। वह माताओं की आंखों से बुलाता है बरसात को, वह माताओं की आंखों से बुलाता है बरसात को, और धरती में गहरे तक धंस जाता है। इतना कुछ तितर बितर कर उधर खंडारों में कुछ एकदम मुर्दा और चमकदार, कुछ मुरझाए हुए लेकिन अभी धड़कते हुए वह बच्चों के मस्तिष्क में उठ जाता है हजारों सवाल, और आकाश में रॉकेट व मिसाइलों की आतिशबाजी कर देवताओं का दिल बहलाता है। खेतों में वह बोता है लैंडमाइन और फिर उनसे देता है जख्मों व नासुरों की फसल। वह परिवारों को बेघर विस्थापित हो जाने के लिए करता है तैयार। पंडों पुरोहितों के साथ होता है खड़ा जब वे शैतान पर लानत फेंक रहे होते हैं। बेचारा शैतान, उसे हर घड़ी देनी होती है अग्नि परीक्षा। युद्ध काम करता है निरंतर, क्या दिन और क्या रात। वह तानाशाहों को लंबे भाषण देने के लिए प्रेरित करता है, सेनापतियों को देता है मेडल और कवियों को विषय। वह कृत्रिम अंग बनाने के कारखानों को करता है कितनी मदद, मक्खियों तथा कीड़ों के लिए जुटाता है भोजन। इतिहास की पुस्तकों में जोड़ता है पन्ने व अध्याय, मरने और मारने वालों के बीच दिखाता है बराबरी, मरने और मारने वालों के बीच दिखाता है बराबरी। प्रेमियों को सिखाता है पत्र लिखना, वह जवां औरतों को इंतजार। अखबारों को भर देता है लेखों व फोटो से, अनाथों के लिए बनाता है नए घर। कफन बनाने वालों की कर देता है चांदी, कब्र खोदने वालों को देता है शाबाशी, और नेता के चेहरे पर चिपकाता है मुस्कान। युद्ध अनथक मेहनत करता है बेजोड़, फिर भी क्या बात है कि कोई उसकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं करता। ये अनुवाद किया था भैया ने। मूल कविता है, इराकी कविता है, जिसने लिखी भी है दुनिया मिठाई की। और ये 3 दिन पहले ही इनका वीडियो आया था, मैंने इसको शेयर किया था और उसको अपने सबको रवि का धन्यवाद है। इतनी अच्छी कविता का हम लोगों ने परिचय कराया है, तो यादें हैं। अब इसके बाद मैं आग्रह करूँगा आदमी सीधे धीरे से आपको जैसे चाहिए पर मतलब ऐसा कोई निर्धारित क्रम नहीं है। हमने निश्चित रूप में छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्तित्व को दिया है जिसने पत्रकारिता के मूल्यों की पहचान को बनाए रखा और अपने देश बंधु समूह के जो भी पत्र हैं, अखबार हैं, उनको व्यावसायिकता की अंधी दौड़ से हमेशा दूर रखकर एक स्वस्थ पत्रकारिता को उन्होंने अपना आउटलुक के लिए एक जर्नलिस्ट थे, यशवंत गोटे जी, वो भी थे। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पूरी पिक्चर उल्टी थी। वहाँ पे सीआरपीएफ वालों ने छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चों को मार दिया है ना। ग्रामीणों के साथ में वहाँ रेप की कोशिश हुई और कई एकदम निर्दोष लोग उनको मार दिया गया। तो पूरे गांव के लोग जो थे वो सब गांव छोड़ के डर के मारे भाग गए थे, वहाँ कोई थे ही नहीं। तो हमको खबर तो वहाँ लग गई कि है ऐसा करके, लेकिन कोई हमको वास्तविकता बताने वाला आदमी नहीं था। हमारे साथ एक हमारे और पत्रकार थे। सबसे बड़ी बात यह कि ना हमारे जितने भी पत्रकार साथी रहे उन लोगों की ना पब्लिक में बड़ी अच्छी पकड़ रही है। एक साई रेड्डी का उदाहरण यहाँ पे इसलिए दूंगा। साई रेड्डी हमारे बहुत पुराने प्रतिनिधि थे बीजापुर के। तो जब ये दुर्घटना हुई सारकी गुड़ा वाली, तो हमारे साथ बीजापुर में उनको लेके गए साथ में, बोले भैया अंदर का रास्ता हम नहीं जानते, आप चलिए। तो पूरा गांव खाली था, सब लोग डर के मारे जंगल में छुपे हुए थे। लेकिन साई रेड्डी को जैसे उन्होंने देखा तो वो लोग धीरे धीरे करके जंगल से बाहर निकलने लगे और उनके पैरों में आके गिर गए कि रेड्डी साहब आप ही हमको बचा सकते हो, हमारी बहुत बुरी हालत है। तो वो जो ताकत साई रेड्डी की थी ना, वो उनकी नहीं थी, वो देशबंधु ग्रुप की ताकत थी। उसमें अब वो कोई कमर्शियल कोई फायदा है नहीं, तो वो उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ ललित जी ही हमेशा से देते आए। तो एक बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ में रही और उसी की वजह से हमारे ग्रामीण पत्रकारों को हमेशा स्टेट्समैन अवार्ड जैसे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलते रहे। इसकी वजह ये कि उनको फ्रेम नहीं मिला। तो वो जो चीज़ है उस चीज़ की कमी हमको खलेगी, लेकिन अभी भी जो हमारा ग्रुप है उनके मार्गदर्शन पे हम लोग सब चलेंगे, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन उनकी कमी हम लोगों को बहुत खलेगी और हमेशा यही बोलते थे कि हम अपने अखबार का बंद नहीं निकलेगा, हमको किसी उद्योगपति से हाथ मिलाना पड़ेगा, किसी इसके साथ में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है। लेकिन उसके बाद फिर हमारी जो प्रतिबद्धता है वो खत्म हो जाएगी, फिर आप देशबंधु वाले पत्रकार नहीं रह जाएंगे। इसलिए देशबंधु को देशबंधु ही रहने दिया जाए, जो उसको जानने वाले हैं, जो उसको परखने वाले हैं, वो उसको ऐसे भी परख लेंगे, उसके लिए किसी तामझाम की जरूरत नहीं है। ये उनकी इस तरह की सोच थी जो हम लोगों को बहुत मतलब हम लोग बड़े गौरवान्वित होते थे कि देखिए किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे लिए बड़ी सम्मान बहुत ऊपर की बात है। ये एक उनकी कमी बहुत मिलेगी, हमेशा हम लोग उनको याद करेंगे
और कोशिश करेंगे कि उनके मार्गदर्शन को भी आगे बढ़ते हैं। मेरी तो बहुत शुभकामनाएं। पूरा ज्ञापन पर विश्व भर देशों तिवारी ने अपने वक्तव्य में समेटा है। मैं आपके सामने लिख दिया था एक वीडियो जो अभी 2 दिन पहले ही आया था। उन्होंने इराकी कविता जो दुनिया में खाली की लिखी हुई है और उसका अंग्रेजी से रूपांतर किया था और स्वयं पाठ किया था, वो मैं आपके समझ सुनाना मेरा ख्याल प्रयास के लिए वो सुनने योग्य होगी बात। आवाज़ धीमी धीमी और उसके बीच अंतराल में हमारी कोई इससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ के काफ़ी मित्रगण जिसमें प्रवीण केतारिया हुए, विमल अवस्थी जी हुए, वो सब उनके निकटस्थ रहे हैं और हमेशा उनके बारे में चर्चा हम लोग की होती रही है। संयोग से दूसरी भेंट जो है हमारी पिछले वर्ष एक्सो के राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिसमें यहाँ से हमने और जगदीश भाई ने प्रतिनिधित्व किया था, गए हुए थे वहाँ पे, वहाँ कुछ उनसे चर्चाएँ भी हुई और हमने उनसे आग्रह किया था कि आप जगदलपुर आकर जो है हम लोगों के बीच में आए, ताकि हम लोग जो है यहाँ पर आपके सानिध्य में एक कोई अच्छा सा कार्यक्रम कर सकें। लेकिन काल की गति को कोई पकड़ नहीं सकता। उसके बाद जो है वो अस्वस्थ हो गए और निरंतर अपनी चिकित्सा में लगे रहे, लेकिन सहज सरल व्यक्तित्व और ललित भाई के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो तो पूरी संस्था थी, उस संस्था से हजारों लोगों ने जो है शिक्षाएं ग्रहण की, नसीहतें ली और बहुत सारी चीज़ें उनसे उन्होंने ली। हम उनको सादर नमन करते हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके बताए हुए मार्ग पे उनके साथ के जो लोग हैं वो आगे बढ़ते रहें और उनकी संस्थाओं को इस तरह गति दें कि ऐसा ना लगे कि ललित भाई नहीं, वो हमारे बीच में थे, हैं और रहेंगे। ऐसी मेरी कामना है। अब मैं आग्रह करूँगा हमारे जिला सचिव के हमारे प्रकाश निश्चित रूप से वो भी केवल उसी परसाई से जैसा उसका आता था विश्व में, उसके प्रति जो आकर्षण और उससे जो समझ बनती थी उसको लेकर मैं जरूर हुआ था। और ललित भैया का नाम उसने लगातार पड़ता है, मायाराम पूजन की ललित पूजन। उसके बाद मैंने कुछ कहानियाँ लिखी और कहानियाँ भेजी वहाँ कर अवकाश नहीं है। ललित भैया के कई बार पत्र आए, आपने अच्छी कहानियाँ और उनका प्रकाशन इस बार के अवकाश देना पड़ रहा है। इस बात की देशबंधु से लगातार मैं जुड़ा रहा। अस्पताल में थे तो एक अंदाज होगा कि उसके बाद शुभकामनाएं देने के अतिरिक्त आपके पास कुछ होता नहीं। सन 1982 की बात होगी, तब जगदलपुर में मैं नया नया आया था और किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। तो गोयल धर्मशाला में वो एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से बड़े बड़े नाम आए थे और तब हम मध्य प्रदेश से हुआ करते थे। तो
मेरी जो उम्र थी वो एक बहुत ही ताज़ा नौकरी ज्वाइन करने वाले की उम्र थी, लेकिन रुझान था कुछ। तो उस समय मुझे इस परिवार के बारे में, जो सोशल परिवार है और उसकी जो दूसरे सदस्यों के अलावा बात कर रहा हूँ कि उसकी बौद्धिकता से एक थोड़ा सा आतंकित जैसा मैं महसूस करता था कि कोई इतना कैसे हो सकता है। हमें 16 साल पढ़ा, 17 साल पढ़ा, लेकिन उनकी समझ और उनकी जो इंटेलेक्ट है, उनकी बौद्धिकता है, वो उसका क्या। लेकिन एक जुड़ाव जो था वो एक पक्षीय जुड़ाव था, क्योंकि वो परिवार हमको जानता नहीं। बहुत सीधी बात है, लगभग 38 से 39 साल ऐसे गुजरे जो हम प्रभावित थे, लेकिन उनसे अपरिचित। पिछले लगभग 1.5-2 साल के अंदर कोई ऐसी घटना हुई थी कि उन्होंने मुझे याद किया और मेरे लिए वो एकदम चमत्कृत हो जाने वाला मुद्दा था कि हम तो थोड़ा संकोच करते थे कि उनसे मिले भी नहीं मिले, बस वाया जैसे हस्ती सर का जिक्र आता है कि वो हस्ती सर के दोस्त। तो जो भी समर्पण था अपना वैचारिक रूप से पक्षी था, जो भी उनसे प्रभाव ग्रहण करने वाला मामला भी था, बहुत ही एकपक्षीय था। लेकिन जब उन्होंने कोई संदेश इस तरह से मुझे दिया, अब मुझे मतलब एक बहुत बड़ी हैरानी ये हुई कि जब मैं 2-3 बातें आप लोगों ने भी कही, तो मैं रिपीट करूँगा कि कोई आदमी इतना केयरिंग कैसे होता है, कोई आदमी इतनी परवाह करने वाला, लोगों की फिक्र करने वाला कैसा हो सकता है। कि जैसे अभी मदन भैया ने बोला कि हम जगदलपुर पहुँचे के लिए तो लगभग 3-4 बार हमारे भी अनुभव है कि हम 100 के बैनर में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए और वो समय पे एक आध कोई वजह से हमारे साथियों से हो जाती थी, वो वैचारिक मतभिन्नता के मामले होते थे, तो वो कि इसका हमारे उससे कोई लेना इस तरह की बहस नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा, मुश्किल क्या हमारे साथ होती है कि हमारे संबंध व्यक्तिगत संबंध है, वहाँ पे वैचारिक प्रतिबद्धता के अलावा भी संबंध होते हैं, तो हम उन संबंधों को भी ढूंढते थे और प्लस उनकी डांट भी सुनते थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक बीच का रास्ता निकालते थे कि चलिए देखेंगे, उनसे बात करेंगे। तो एक बात जो मैंने फील की वो तो एक साथी उनका बहुत ही केयरिंग स्वभाव था। दूसरा एक बौद्धिकता का जो मैंने मसला था, वो एक बहुआयामी तरीके से मैं उसे देखता हूँ, सिर्फ पत्रकारिता के मसले में नहीं देखता हूँ। जैसे कविताओं में अनुवाद का मसला था, कविताओं का उतना संवेदनशील और मौलिक अनुवाद कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो स्वयं ही संवेदनशील हो, वरना जो अंग्रेजी से हिंदी करना और हिंदी से संस्कृत करना हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके जो भावार्थ और उसके निहितार्थ होते हैं उनको लेके करना बहुत ही दुष्कर काम होता है। तो इस बीच में उनसे मेरी 1-2 बार उन्होंने फ़ोन पे बात की और मुझे थोड़ा सा असंभव होता था कि कहाँ वो और हमसे बात कर ले रहे हैं, वो ऐसा कर लीजिएगा वैसा कर लीजिएगा बात कहते थे। तो मैं ये कभी मतलब शायद 40 साल की मेरी टीचिंग लाइफ है और मैं नहीं समझ पाया हूँ कि मैंने कभी इतना बड़प्पन और इतनी विनम्रता और इतनी सज्जनता और जो एक शत्रुहीनता कि उनसे कोई असहमत हुआ होगा, लेकिन उनके लिए मन में मलाल पार पे रखने वाला कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो मैं हमेशा सोचता था कि कोई आदमी इतना लगा भला जैसे फल से कोई दरख्त हो, उस तरह का विनम्र कैसे हो सकता है, इतना बड़ा फल कैसे हो सकता है। तो कल जब ये खबर आई तो हालांकि मैं कह रहा हूँ कि हमें अपेक्षा थी कि शायद ही हो, लेकिन जब कल ये खबर आई तो मेरे पास शब्द नहीं। अगर आप बात करेंगे तो मेरी कोई उनसे संबंधों का बड़ा कोई दीर्घकाल नहीं था, कोई लंबे समय से जो पक्षी संवाद भी नहीं था, लेकिन जब ये खबर आई तो मैं बहुत ही स्तब्ध कर था, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे।
मैं श्रद्धांजलि लिखने में भी मुझे मतलब कुछ सूझ नहीं रहा था, श्रद्धांजलि लिखूँ या नमन लिखूँ, इन्होंने क्या लिखा है मैं इनकी कॉपी कर दूँ या अपनी तरफ से कुछ लिखूँ, मैं मुझे कई घंटे तक कुछ सूझा नहीं। तो मैं सिर्फ यही कह के उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा समय होगा जब मैं उनके बारे में लिखूँगा, लेकिन आज जो है मैं शायद उनके बारे में उतना बेहतर बोल नहीं पा रहा हूँ जितना बेहतर फील करता हूँ। जितनी अनुभूतियाँ मेरे अंदर हैं वो शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। तो कभी एक नॉर्मल सिचुएशन में जब मैं इस घड़ी से एक जो फीलिंग्स है अनुभूतियों से जब मैं उभरूँगा तो शायद मैं उनके लिए लिख सकूँगा। लिखूँगा, जरूर लिखूँगा कि मेरे जो उनके बारे में विचार हैं वो क्या है। लेकिन अभी तो मैं 3 शब्द ही कहूँगा। एक तो बौद्धिकता वाला मसला था जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, मैंने कहा आतंकित था। दूसरे वो बहुत ही केयरिंग नेचर था। तीसरे वो इतना बड़ा परिवार हो के, इतने बड़ा परिवार मतलब इंटेलेक्चुअल था, इतने विनम्र कैसे थे। तो मैं समझता हूँ कि उनके जाने से एक शून्य नहीं विराट शून्य पैदा हुआ है। और उन्होंने मतलब एक जिस तरह से लोगों को अलग अलग बैनर्स पे जोड़ा, पत्रकारिता में लोगों को जोड़ा, वो अलग मुद्दा था। हम लोग पत्रकार नहीं थे तो हमको कहीं और पे जोड़ा, ये लिखते पढ़ते थे तो इनको कहीं और पे जोड़ा। तो उनमें ये विलक्षण बात थी कि वो लोगों को पहचान के उस चीज़ से उसको जोड़कर सामने लाने की कोशिश करते थे। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, वो हमारे बीच में नहीं है। और कल जगदीश भाई से मैंने बात कही थी, आप सबके सामने कहूँगा। मुझे ये हमेशा दुख रहता है कि जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि इससे मुझे फला बात करना है और वो आकस्मिक रूप से चला जाए तो हमारी बात हमारे अंदर रह जाती है और हम अपने एक जो बोलते हैं कि जो कहना चाहते थे, जो बाहर निकाल देना चाहते थे और सोच कर रखते थे कि वो वहाँ से जब वापस आएंगे तो हम उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे, वो अधूरी रह गई। और हम इस अधूरेपन के साथ में एक चीज़ को फील करते हैं कि अगर इतना अपनापन नहीं होता तो शायद हम इस अधूरेपन को भी फील नहीं करते। और संबंध तो आप शहर में या गांव में जहाँ भी रहते हैं अनगिनत होते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ में आपका जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो मैं फिर से मेरी तरफ से भी कहूँगा और एक्सो परिवार की तरफ से भी कहूँगा कि मैं उनके लिए बहुत ही श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। कल अगर मैं कोई बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होता तो शायद मैं वहाँ पर ये नहीं लिखता कि ईश्वर उनकी आत्मा को मुक्ति दे, मैं कुछ गाली गलौज भी लिख सकता था। मैं एक कुंठा या शोक था कि ऐसा भी कुछ होता है कि आप बुला लोगे किसी को भी और असमय बुला लोगे। तो बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ तो शायद मैं उस चीज़ को नहीं लिख सका। मैं एक बार फिर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से और जिला एक्सो संगठन की ओर से भी देता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद वो एक शरीर के तौर पे, एक देह के तौर पे हमारे बीच में नहीं है, बट वो हमारे जीवन में बहुत समय तक, लंबे समय तक रहने वाले हैं। मुझे मतलब शायद इससे आगे बोलना नहीं होगा। धन्यवाद। मैं इसके बाद आग्रह करूँगा मदन भैया से ललित भाई से निजी तौर पर मेरे संबंध बहुत पुराने से। दूसरा भैया के यहाँ भरत अग्रवाल रहते थे जो देशबंधु के यहाँ पत्रकार थे। और भरत भाई से हम लोग की बहुत अच्छी थी हुई। और भरत भाई के जरिए ही हम लोग जो है जब रायपुर जाते तो देशबंधु कार्यालय चले जाया करते। और ललित सुंदर का बहुत युवा थे, यंग थे बिल्कुल, और उनसे मुलाकात भी होती थी। और जैसे तकरीबन 77-78 की बात है,
जब प्रगतिशील लेखक संघ का पुनर्गठन हुआ 60-65 के बाद ये हुआ था कि प्रगतिशील लेखक संघ अखिल भारतीय स्तर पर निष्क्रिय हो गई। तो 77-78 में एक सम्मेलन हुआ जबलपुर में, प्रगतिशील लेखकों का महासम्मेलन एक हुआ जबलपुर में। जबलपुर में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का उद्घाटन अर्जुन सिंह जी ने किया था और उसकी सदारत हरिशंकर परसाई ने की। साथ ही साथ अली सरदार जाफरी, केदारनाथ अग्रवाल, जहाँ तक मैं गुलाम रब्बानी तांबा और ऐसे देश के बड़े बड़े, शायद वहाँ नागार्जुन भी रहे होंगे, नागार्जुन, ऐसे बड़े बड़े लोग उस सम्मेलन में आए। और उस सम्मेलन का पूरा जो कारोबार था वो ज्ञान रंजन जी कर रहे थे, जो पहले के संपादक थे। महात्मा सिंह उसी के बाद चालू है ना? हाँ, वो सब बाद में हुआ। तो इस तरह से जब तब तो पूरा एक मध्य प्रदेश एक ही था, तो हम लोग सब छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जितने लोग जाते थे ललित भैया के पास बराबर जाते थे। उनसे ही हम लोग सब जानते थे कि कैसा करना है, क्या करना है, क्या होना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, सब चीज वो हम लोग को लेकर ही चलते थे। छत्तीसगढ़ का एक ग्रुप था, कहीं भी जाना, कोई भी बात करना है तो उसको लेकर चलते थे। इसके अतिरिक्त भी जैसे सतीश भाई ने कहा, सबसे पहले कुरूद में उनसे मुलाकात हुई। कुरूद में शिविर हुआ धमतरी के पास, फिर चंपारण में शिविर हुआ। जो नए लेखक हैं, जो बिल्कुल तरोताजा ढंग से जो साहित्य के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे दीक्षित किया जाए, उनकी विचारधारा को एक सुनिश्चित राह पर कैसे लाया जाए, उनको क्या पढ़ना चाहिए, प्रगतिशीलता क्या है, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए ललित भैया के सौजन्य से बहुत सारे रचना शिविर हुए। उन रचना शिविर में हम लोग जाते थे। इस तरह से एकदम व्यक्तिगत परिचय उनसे हो गया। इतना ज्यादा हुआ कि जब भी वो जगदलपुर आते थे तो हम लोग को खबर लग जाती थी और वो सर्किट हाउस में रुकते थे और हम लोग खबर करते थे कि मैं आया हूँ, तो हम लोग बराबर मिलने जाते थे। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जब भी वो, मैं, युगल मोती वाला, कभी जगदीश भी रहता था, जगदीश भी, और 2-4 अभिलाष भी था उस समय, हम लोग जाकर उनसे बराबर मिलते थे। और इस तरह से हम लोग के परिचय का दायरा बढ़ता गया। कोई भी ऐसा सम्मेलन, चाहे हिंदी साहित्य सम्मेलन हो, चाहे प्रगतिशील लेखक संघ हो, 100 तो अभी सक्रिय हुआ, इसके अतिरिक्त और जितने भी मतलब आयोजन हुए, सारे आयोजन जो है ललित सर्जन के बिना तो हो ही नहीं सकते थे। सब में उनकी भागीदारी, व्यवस्था की भागीदारी, संगठन को सबल करने की भागीदारी, धन जुटाने की भागीदारी, स्थान उपलब्ध कराने की भागीदारी, हर चीज में उनका हस्तक्षेप हुआ करता था। कभी हम लोगों को लगता है आदमी क्या है यार, पत्रकार है, संपादक है, इंटेक का वो महासचिव है, और इसका कितने विविध पहलू हैं उनके व्यक्तित्व में। और कभी ऐसा नहीं कह रहे मैं इतना काम कर रहा हूं तो किसी को भूल जाऊं या किसी की उपेक्षा कर दूं, बिल्कुल नहीं। आपको पिछली बार मैं आपको बता रहा था, हम लोग गए 100 के कार्यक्रम में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रम में गए थे, या 100 के कार्यक्रम में गए थे। हम लोग सुबह निकले और शाम को लौट आए और उनको बस बताया कि हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 8 बजे मुझे फोन करके पूछते हैं, तुम लोग सही सलामत पहुंच गए, कोई असुविधा तो नहीं हुई, तुम लोग को जरूर देर होगी आने जाने में, दूर है, रास्ता भी खराब है। आप सोच लीजिए किस व्यक्ति को इतनी फुर्सत होगी कि वो जो है, जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो इस संस्था के कार्यकर्ता हैं या इस संस्था के सदस्यों के प्रति इतनी ममता उनमें कैसे आ सकती है। लेकिन ललित भाई इस बात में अद्भुत व्यक्ति थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये भैया साथीपुरे का बात कर रहे थे, एक जगह कहीं बम ब्लास्ट हुआ सुकमा साइड में, तो उनका फोन आया, अरे मदन तुम्हारे साइड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैंने कहा भैया हाँ एक विस्फोट हुआ,
मनीष से बात करके मुझे बताओ कि वास्तविक स्थिति क्या है। बिल्कुल एक मतलब व्यक्तिगत स्तर पर उनसे बात होती थी। एफसो को जब हम लोग यहाँ गठन कर रहे थे, तुम घर से नहीं निकल रहे हो, गठन होना एफसो का, क्या कर रहे हो, इतना दिन हो गया। तो हम लोग LIC ऑफिस में थे, मैं और ये प्रकाश भाई। तो मैंने कहा भैया इसी काम में घूम रहे हैं, हम लोग LIC ऑफिस में आए। अरे चलो बहुत बढ़िया, किस किस को बनाए हो, कौन कौन है तुम्हारे सदस्य, किस किस से मिलना है वो बता देते। दुनिया मनोहर दुनिया से मिल लेना, इससे मिल लेना, उससे मिल लेना, उससे मिल लेना। मतलब इतनी उनकी पकड़ और पहुंच थी कि पता नहीं सकता। और बाद में बोले किसको बना रहे हो, अध्यक्ष किसको बना रहे हो, सचिव किसको बना रहे हो, बोले अली सर को अध्यक्ष बना। बिल्कुल सही आदमी को अध्यक्ष बना रहे हो। मतलब ये कहना है कि व्यक्तिगत स्तर पर जो है वो हर चीजों को इतने अच्छे ढंग से समझते थे कि उसकी व्याख्या नहीं की जाती। मेरे पास तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं उनसे बातचीत का, उनसे मिलने का कि पता नहीं। और 45 साल पूरे 45 साल में कितनी ही बार हम उनसे मिले, हमेशा व्यक्तिगत नाम से बुलाएंगे। मैं एक और घटना बताना चाहता हूँ। एक बार वो मुझसे नाराज हो गए। हुआ है कि इनकी किताब प्रकाशित हुई थी, पहली किताब कौन सी थी, तारे। हाँ, ये वो किताब प्रकाशित हुई। और वो किताब हमारे एक साथी नजमुद्दीन, आप लोग जानते होंगे, वो लेकर ललित भाई के पास गए और वो किताब उन्होंने दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने इनकी तारीफ वारीफ की नज्जू भाई ने, और फिर वापस आ गए। इस बीच में क्या हुआ कि कुछ महीने के बाद नजमुद्दीन भाई की डेथ हो गई। तो एक दिन वो किसी काम से नजमुद्दीन को फोन किए वो, तो उनकी पत्नी ने उठाया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो देहावसान हो गया उनका। अरे बोले मुझे मालूम नहीं। और उनकी पत्नी से उन्होंने बात की, बहुत लंबे देर तक बात की। अरे ऐसा था, वैसा था, ये हो गया, नजमुद्दीन बहुत अच्छा आदमी था, ये काफी लंबी बातचीत हुई। उनकी पत्नी ने मुझे बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया, बोले यार मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। मैं घबरा गया, क्या बात होगी। मैंने भैया मैं क्या गलती कर गया। अरे नजमुद्दीन की डेथ होगी, तुमने मुझे बताया नहीं। बता भाई फेसबुक वगैरह में बहुत सारे व्हाट्सएप फेसबुक पर सब चल रहा था, मैंने सोचा आपको मालूम होगा। नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी थी और मुझे बहुत बुरा लगा, तुमको बताना चाहिए था, तुम भविष्य में ऐसी गलती मत करना। मतलब वो जो मुझे डांट रहे थे, मुझे लगा कि कितना अपनापन है इस आदमी में, कि मेरी ये गलती को जो है वो पकड़ रहे हैं और मुझे डांट रहे हैं, तो कितना अपनापन है उस व्यक्ति में, आप सोच सकते हैं। तो ललित भाई अद्भुत व्यक्ति थे, अद्भुत व्यक्ति थे। लिखने के मामले में जगदीश बता रहा था, उनकी याददाश्त तो कमाल की याददाश्त, कमाल की याददाश्त। कहाँ 1958, 57, 56 में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, किससे मिला, कौन राजनीतिक नेता से मिला, किसने क्या कहा। और वो तो जब ये बात हो रही ना देशबंधु में, जब पहले जो है ये सब नई व्यवस्था हुई, तो उसमें कितने लोगों ने, कोई नागपुर से आया, कोई बुल्ढाना से आया, कोई गोंदिया से आया, जिन लोगों ने वहां काम किया उनके बारे में भी शब्द चित्र की तरह जो है एक एक चीज उन्होंने, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे कोई भी पानी पिलाने वाला भी आदमी, देशबंधु के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में उनका लेखन भी अद्भुत था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आफ्रो एशियन लेखक संगठन है ना, बहुत बड़ा संगठन है और बहुत पुराना संगठन, जिसकी एक पत्रिका निकलती लोटस, और शायद उसका हेडक्वार्टर इस्तांबुल में या कहीं है, मुझे इराक में कहीं है उसका। वो 2 साल तक का उसके महासचिव रहे वर्ल्ड वाइड, 2 साल तक। और पूरे अफ्रीका और एशिया के जितने लेखक हैं वो लोटस में उनकी पत्रिका, उनकी जो रचनाएं हैं, वो चाहे इराकी हो, चाहे ईरानी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे किसी भी देश का, अफ्रीका के और एशिया के, उन लोगों के अनुवाद वो प्रकाशित करते थे। और उनका काम लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। नदी घाटी आंदोलन
क्या चीज नहीं है। खारून नदी बचाओ आंदोलन, नदी घाटी आंदोलन, पैदल यात्रा, उनके खाते में इतनी सारी बातें हैं कि यदि मैं 4 घंटे भी बोलते रहूं तो कम। इतनी सारी विविधताएं एक व्यक्ति में हो सकती है और उसका वो निष्पादन इतने अच्छे ढंग से कर सकता है, उसका एकमात्र कोई हमारे सामने प्रतीक है तो ललित सज्जन। मुझे नहीं लग रहा है कि उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच है, कल वो बिल्कुल हमको कुछ आदर दे देंगे, तुम लोग ये करो वो करो वो करो। बिल्कुल सही बात, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया सांप्रदायिक ताकतों से, तो कभी समझौता नहीं किया। इवन जो है 100 के व्हाट्सएप ग्रुप में यदि कोई गलत डाल दे कोई किसी के बारे में, तो बोलते तत्काल इसको निकालो, इसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से बिल्कुल नहीं। इतनी पैनी नजर जो है हर चीज पर उनकी, कहाँ किसको फुर्सत इस जमाने में एक एक चीज देखे। मेरी नजर में उनका वही बेजोड़ थे, उनके मुकाबले का कोई आदमी आने वाले दिन में होगा ऐसा मुझे नहीं। और निश्चित तौर पर हमेशा के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने हमको जो विकसित किया है, हमको उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं हर संस्था के माध्यम से, उसको हमको कायम रखना है। खासकर एक बात तो जरूर जरूरी है कि जो पूंजीपति समाज है, जो कारपोरेट परस्त समाज है, जो सांप्रदायिकता है, जिसके पहलुए आज देश की सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, उसके खिलाफ जो संघर्ष है वो जारी रखना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए और फील्ड में आकर बोलना। कोरोना का दौर है इसलिए हम लोग फील्ड में नहीं आ पाते, लेकिन फील्ड में आकर बोलना। ललित भाई हमेशा बोलते थे आगे आओ, आगे निकलो, अपनी बात करो, तभी जो है ये समाज बदल कहने के लिए बहुत मैं बोल सकता हूँ, उनके बारे में बहुत कुछ मेरे भीतर है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि दिल एकदम पड़ गया। मैं कुछ लोगों के बारे में एक बार हरिशंकर प्रसाद जी की डेथ हो गई तो दिल भर गया, बहुत दिल। माओवाद जी की डेथ हुई तो दिल भर गया, और भी लोगों की मृत्यु होती है साइकिल के रहते पर। ललित भाई की डेथ होने से दिल एकदम भर गया है, कल से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। इवन जो है वो जैसे अली भाई ने कहा कि क्या लिखूं, नमन लिखूं, श्रद्धांजलि लिखूं, मैं देखते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ लिखूं।